सेलिब्रेशन रिजॉर्ट। दिव्यांश की नजरें चेरी पर थी, जो आराम से पानी पिए जा रही थी, लेकिन उसे देखते हुए दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। चेरी ने 3-4 घूंट पानी पिया और फिर बोतल का ढक्कन लगाकर उसे वापस साइड में रखा। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब ठीक हो तुम? चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम थोड़ा वक्त आराम करना चाहो तो कर सकती हो। चेरी बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, मिस्टर अवस्थी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर वो जैसे ही अपनी जगह से उठने लगी, अचानक ही उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे चक्कर आने लगे थे। दिव्यांश उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा ना रेड, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है तो तुम प्लीज रेस्ट करो। ये बोलते हुए वो उसके करीब हुआ और अगले ही पल उसने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ झुकना शुरू कर दिया। चेरी अपनी बंद होती हुई आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे दिव्यांश का चेहरा धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। दिव्यांश की नजरें उस पर गहरी होती जा रही थी और अब उसने चेरी को पूरी तरह से नीचे बिस्तर पर लेटा दिया था। चेरी उसकी तरफ देखते हुए अटकती हुई आवाज में बोली, ये मुझे सब धुंधला क्यों नजर आ रहा है एवोकाडो? मेरा सिर दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर दिव्यांश बड़े ही प्यार से बोला, कोई बात नहीं रेड, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेरी झट से बोली, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन भी हो रहा है एवोकाडो, और मैं रेस्ट कैसे कर सकती हूँ? मुझे मिस्टर अवस्थी के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्होंने आज मुझे डिनर डेट के लिए बुलाया था। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, हाउ स्टूपिड यू आर रेड। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें किसी और के करीब जाने दूंगा, और वो भी इस तरह से डिनर डेट पर? ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई थी। चेरी उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन अब दिव्यांश की बातें उसे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपने होश खो रही थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा भारी होने लगी थी। उसके हाथ जो दिव्यांश के कंधों पर थे, अब वो लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गिर गए और वो एकटक बस दिव्यांश की तरफ देखती रही। उसे हल्का हल्का पसीना आने लगा था। दिव्यांश उसे इस हालत में देखकर तुरंत बोला, तुम अपने सेंसेस में नहीं हो रेड। और मैंने सुना है जब कोई इंसान अपने सेंस में नहीं होता तो वो पूरी तरह से बहक जाता है, लेकिन यहाँ तो नशे में सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। इसका मतलब मुझे भी ये पानी पीना होगा ताकि मैं भी तुम्हारी तरह अपने होश खो दूं और फिर हम दोनों एक साथ बहक जाएं, एक ऐसी रात में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट तिरछी हो गई थी। उसने भी उस पानी की बोतल को उठाया और 4-5 घूंट पी लिए, जिसके बाद अब उसे चेरी और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी थी। तभी अचानक से चेरी के पर्स में रखा फोन बजने लगा। दिव्यांश ने उसका पर्स खोला और उसमें से उसका फोन निकाला, जिस पर फोन आ रहा था और फ्लैश हो रहा नंबर मिस्टर अवस्थी के नाम से सेव था। अगले ही पल उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और उसके तुरंत बाद स्विच ऑफ भी कर दिया। कार्तिक, जो चेरी को फोन कर रहा था, जब उसने सामने से फोन डिस्कनेक्ट होते हुए देखा तो खुद से ही बोला, ये चेरी ने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया, दोबारा करता हूँ। ये बोलकर जब उसने दोबारा चेरी को कॉल किया तो अब फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चेरी उससे मिलने आएगी भी या नहीं, लेकिन वो कहाँ जानता था कि चेरी तो रिसोर्ट में पहुंच भी चुकी है, लेकिन उसके पास आने से पहले ही कोई और था जो उसे अपने करीब ले गया। वही दिव्यांश चेरी के ऊपर झुका हुआ था और उसकी गर्दन को हल्का हल्का किस कर रहा था। उसकी आंखों में एक नशा साफ दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा भी एकदम लाल हो चुका था। वही चेरी भी गहरी गहरी सिसकियां भर रही थी। उसे महसूस हो सकता था कि कोई है जो उसे किस कर रहा है, लेकिन वो चाहकर भी दिव्यांश को किस करने से रोक नहीं पा रही थी, बल्कि गहरी गहरी आहें भर रही थी, जिससे दिव्यांश और भी ज्यादा मदहोश होने लगा था। चेरी अपने हाथ दिव्यांश की पीठ पर लगातार चलाए जा रही थी और अब वो अपने हाथ उसके सीने पर लेकर आई, जहां वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। दिव्यांश ने भी उसकी ड्रेस को धीरे धीरे उसके बदन से अलग करना शुरू किया और फिर पूरी तरह से अलग कर उसके बदन के हर एक हिस्से को अपने होठों से चूमने लगा। चेरी और भी ज्यादा सिसकियां भरने लगी। कुछ ही देर बाद उसे अपने बदन में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसके हाथ दिव्यांश की पीठ पर बुरी तरह से कस गए। उसके नाखून दिव्यांश की पीठ पर अंदर की तरफ धंस रहे थे, लेकिन दिव्यांश को तो जैसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। चेरी गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, इट्स सो पेनफुल एवोकाडो। दिव्यांश उसके होठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, आई एम सो सॉरी रेड, बट ये पेन तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। ये बोलकर उसने चेरी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और खुद को मूव करना शुरू कर दिया।
चेरी भी दिव्यांश को किस करने लगी थी। कुछ ही देर बाद उसे अपनी बॉडी से पेन कम होता हुआ महसूस हो रहा था और धीरे धीरे वो भी दिव्यांश को पूरी तरह से रिस्पांस देने लगी थी। दिव्यांश बेशक से नशे में था लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल भी पूरा था और वो हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से महसूस भी कर रहा था। चेरी ने जब उसे रिस्पांस देना शुरू किया तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। पूरी रात वो दोनों उस नशे में रहे और नशे के साथ साथ एक दूसरे में सिमटे भी रहे। दिव्यांश ने चेरी को एक पल के लिए भी ना खुद से दूर किया और ना ही उसे प्यार करना छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने कुछ वक्त तो चेरी का इंतजार किया लेकिन जब चेरी नहीं आई तो वो वापस चला गया। उसे बहुत इंसल्टेड सा फील हो रहा था। अगर चेरी को नहीं आना था तो वो उसे फ़ोन करके बता भी सकती थी। ऐसे फ़ोन स्विच ऑफ करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह का वक्त चेरी अभी भी दिव्यांश की बाहों में सोई हुई थी और वो दोनों अभी भी उसी बालकनी में थे लेकिन वो बालकनी अब पूरी तरह से कवर थी ताकि किसी की नज़र भी उन दोनों पर न जाए। वैसे भी बालकनी पर जो बेड लगा हुआ था वो झालर की परतों से घिरा हुआ था जिससे कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी दिव्यांश ने सोने से पहले वो पर्दे लगा दिए थे। चेरी की नींद खुली तो उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसने पूरी तरह से अपनी आंखों को खोला और जैसे ही उसकी नज़र सामने दिव्यांश पर गई तो उसके होश उड़ गए। अगले ही पल वो वहां से उठने की कोशिश करने लगी लेकिन दिव्यांश में उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। लेकिन अब हलचल की वजह से दिव्यांश की भी आंखें खुल गई थी तो उसने अपनी बाहों को थोड़ा ढीला कर दिया। चेरी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींचते हुए बिस्तर पर ऊपर की तरफ उठकर बैठी और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, हम दोनों यहाँ ऐसे आपने तो मुझसे कहा था कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे। आपने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ तो हम दोनों के बीच एक बार फिर से ये सब कैसे हुआ? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। दिव्यांश चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि इन सब सवालों की जगह तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए रेड? उसकी बात सुनकर चेरी हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आ गया था कि ये सब कुछ दिव्यांश का ही किया धरा है। अगले ही पल उसकी नज़र उस बोतल पर गई जहां से उसने पानी पिया था। वो दांत पीसते हुए बोली, मतलब कल तो आपने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। अब तक तो आप सामने से फ्रेम कर रहे थे, अब तो आप एक और लेवल नीचे गिर गए। दिव्यांश जो अब तक मुस्कुरा रहा था अब उसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई और वो गहरी नज़रों से चेरी को देखते हुए बोला, बकवास उतनी ही करना रेड जितनी मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। अगर तुम्हें करीब लाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। जब मेरा मन होगा मैं तुम्हें अपने करीब लाऊंगा और कल तो ये वैसे भी बहुत ज़रूरी था। अगर हम दोनों करीब नहीं आते तो तुम उस कार्तिक अवस्थी के पास जाती और मैं तुम्हें उसके पास कैसे जाने दे सकता हूँ? चेरी उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। वो गुस्से से बोली, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मिस्टर अवस्थी से शादी होने वाली है मेरी, मैं जब चाहूँ उनसे मिलने जा सकती हूँ, जब चाहूँ उनके करीब जा सकती हूँ। आप कौन होते हैं मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? दिव्यांश अब अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। इस वक्त वो सिर्फ अपनी पैंट में था। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं दोबारा एक बार फिर से तुम्हें अच्छे से बताऊं रेड कि मैं कौन हूँ? चेरी उसकी बातों का मतलब समझकर और भी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई क्योंकि सबसे पहले उसे अपने कपड़े चाहिए थे लेकिन उसकी ड्रेस पूरी तरह से फट चुकी थी। वो यूं ही ब्लैंकेट को अपने ऊपर कवर कर वहां से उठी और अंदर की तरफ गई। अंदर उसने ब्लैंकेट हटाया और तुरंत वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई क्योंकि इस वक्त उसे खुद पर ही घिन महसूस हो रही थी कि वो कैसे दिव्यांश को अपने करीब आने दे सकती है। कैसे वो उसके ट्रैप में फंस गई? क्यों उसने दिव्यांश पर यकीन किया जब दिव्यांश ने ऑलरेडी उसे 2 बार बेवकूफ़ बना दिया है? वो उसके करीब आता है, प्यारी प्यारी बातें करता है और फिर जब मतलब निकल जाता है तो उसे रियलिटी से रूबरू करवाता है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वहीं इस वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। चेरी ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। दिव्यांश को अंदर आते हुए देख वो शॉक रह गई क्योंकि इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि वो दिव्यांश के सामने आ सके। उसने जल्दी से खुद को कवर करने के लिए सामने रखा टॉवल उठाया लेकिन हड़बड़ाहट में वो टॉवल भी नीचे गिर गया। दिव्यांश उसे डेविल नज़रों से देखते हुए उसके करीब आया और फिर बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया। चेरी का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, क्यों ऐसी बेकार की कोशिश कर रही हो? एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार देख चुका हूँ अब तो मैं ये सब और तुम हो कि ये सब मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। चेरी ने गुस्से से जबड़े कस लिए।
अगले ही पल उसने शावर ऑफ किया और नीचे गिरा हुआ टॉवल उठाकर अपने ऊपर रेप कर लिया। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ बहुत कुछ देखा है आपने, लेकिन हर बार धोखे से। प्यार भरी बातें करके बहला फुसलाकर बहुत कुछ देखना तो एक छोटी सी बात है। बहुत कुछ किया भी है आपने, लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना। वैसे गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ़ हूँ कि हर बार उस इंसान पर ट्रस्ट कर लेती हूँ जिसने मेरे ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। लेकिन अब मैं और ज्यादा बेवकूफ़ नहीं बनूंगी मिस्टर दिव्यांश रावत। अब मैं आपसे दूर रहूंगी, इतनी दूर कि आपको मेरे करीब आने से पहले मेरी परमिशन मांगनी पड़े। ये बोलते हुए वो दिव्यांश की आंखों की आंखें डालकर उससे बात कर रही थी। दिव्यांश उसकी बात पर हंसा और बोला, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? वो भी इतना दूर कि मुझे तुम्हारे करीब आने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? तुम और तुम्हारी गलतफहमियां। रेड चेरी गुस्से से बोली, मैं आपको ये गलतफहमी सच करके दिखाऊंगी, ये चैलेंज है मेरा आपको। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। मुझसे दूर जाना तो दूर की बात है रेड, मेरी इजाजत के बिना तो तुम सांस भी नहीं ले सकती, और अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो तुम ही वो होगी जो खुद से मेरे करीब आओगी। एंड ये दिव्यांश रावत की वर्ड्स हैं। उसकी बात सुनकर अब चेरी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे कुछ कहना ही नहीं था, बस करके दिखाना था। अगले ही पल वो अपने कपड़े लेकर उस वॉशरूम से बाहर गई और जाकर फिर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने लगी। कुछ ही देर में वो उस रूम से बाहर निकल चुकी थी, जबकि दिव्यांश अभी भी वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा था और चेरी के चैलेंज के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे के डेविल एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि जिस तरह से उसने चेरी के ट्रस्ट की धज्जियां उड़ाई है, वो उसके चैलेंज की धज्जियां उड़ाने से भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉलेज में रावी चारू और मिताली को गुस्से से देख रही थी, जो उसके सामने ही खड़ी थी। उनकी कल की वजह से रावी अभी तक उनसे नाराज थी। चारू उसकी तरफ देखते बोली, प्लीज मान जा ना रावी, क्यों भाव खा रही है? अरे वो हॉट ही इतना है कि हम उसे देखे बिना रह ही नहीं पाते। इस कॉलेज में हॉट लड़की तो बहुत है, लेकिन हॉटेस्ट तो वही है। उसकी बात पर रावी ने गुस्से से मुंह बनाया। मिताली भी तुरंत बोली, और नहीं तो क्या, बेशक से तू जिस मर्जी लड़की को देख ले, सबकी नजरें उस अभिमन्यु खुराना पर ही टिकी होती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो इंसान प्रोफेसर कैसे बन गया। उसे तो कोई मॉडल शोडल बनना चाहिए था। कसम से अगर वो एक बार लड़कियों के सामने अपनी शर्ट उतार देना, मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा लड़कियां तो उसे देखते हुए ही मर जाएगी। उसकी बात सुनकर अब रावी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो जबड़े कसते हुए बोली, एक काम कर, सबसे पहले तो जाकर तू मर जा। मरने के बाद चुड़ैल बन जा और जाकर उस अभिमन्यु खुराना से चिपक जा। तेरा और उसका दोनों का किस्सा खत्म, बस आज के बाद मुझसे कोई बात मत करना। ये बोलकर वो तुरंत क्लास की तरफ बढ़ गई। चारू और मिताली दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये वही क्लास थी जो अभिमन्यु खुराना लेने वाला था। क्लास का टाइम भी हो चला था और उन्हें रावी को भी मनाना था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे क्लास की तरफ आए। अभी वो आकर क्लास में बैठी ही थी कि अभिमन्यु भी उसी वक्त क्लास में एंटर हुआ। उन दोनों के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि रावी आगे वाले डेस्क पर बैठी थी और वो उससे पीछे वाली पर, जबकि उन्हें रावी के साथ बैठना था। वही क्लास के अंदर आते ही अभिमन्यु की गहरी नजरें रावी पर गई। रावी ने जब उसकी नजरों को खुद पर महसूस किया तो उसने तुरंत अपना नाक सिकोड़ लिया और अपनी बुक्स की तरफ देखने लगी। अब भला अभिमन्यु खुराना इग्नोरेंस कैसे ही बर्दाश्त कर सकता था। नेशनल कॉलेज में अभिमन्यु की नजरें खुद पर महसूस कर रावी ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली थी और अपनी बुक्स की तरफ देखने लगी थी। वही अभिमन्यु भला ये इग्नोरेंस कैसे ही बर्दाश्त कर सकता था। उसकी नजरें अब रावी पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, लेकिन वो सामने से उसे कुछ नहीं कहने वाला था। वो एक प्रोफेसर भी था और एक बिजनेसमैन भी। एक साथ दो चीजें हैंडल करना किसी बिना दिमाग वाले इंसान के बस की बात ही नहीं थी। इसी से ही अब अभिमन्यु खुराना के दिमाग का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो हल्का सा मुस्कुराया और अपनी क्लास कंटिन्यू करने लगा। वही जैसे ही उसने अपना चेहरा ब्लैकबोर्ड की तरफ घुमाया, रावी के पीछे खड़ी मिताली ने रावी के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोली, यार प्लीज ऐसे तो मत कर, कम से कम हमारी बात तो सुन ले। तू तो हमसे नाराज। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने पलटकर उनकी तरफ देखा। जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, मिताली तुरंत चुप हो गई और सामने की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु का अंदाज ही ऐसा था कि बड़ों बड़ों की जुबान हलक में अटक जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर से अब उसने अपना चेहरा ब्लैकबोर्ड की तरफ घुमाया और उस पर कुछ लिखने लगा।
वही चारू ने अब रावी के दूसरे कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तू मेरे साथ बात करेगी या नहीं? देख, तुझे पता है जब तक तू मेरे से बात नहीं करे तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये क्लास मेरे लिए एक टॉर्चर बन जाएगी अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उनकी खुसर पुसर की आवाज़ उस पूरी क्लास में काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने वापस पलट कर सबकी तरफ देखा। सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। वही मिताली और चारू भी एकदम से चुप हो गई थी। हल्का सा मुस्कुराकर अभिमन्यु ने सबसे उस क्वेश्चन के बारे में पूछा जो उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, और फिर अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग जवाब दिया। कुछ देर बाद उसने वापस अपना चेहरा ब्लैकबोर्ड की तरफ घुमाया तो इस बार मिताली और चारू दोनों ने एक साथ रावी के कंधों पर अपना हाथ रखा, और उनकी इस हरकत पर रावी फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और उन दोनों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, अब अगर तुम दोनों ने मुझे हाथ भी लगाया ना, कसम से बता रही हूँ मैं तुम दोनों का हाथ तोड़ दूंगी। जैसे उसने कहा, पीछे से अभिमन्यु की आवाज गूंजी, आउट। उसके मुंह से आउट सुनकर रावी की आंखें बड़ी हो गई। उसने पलटकर अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु भी उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, आई सेड आउट। रावी ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या यह आप मुझे बोल रहे हैं? अभिमन्यु ने बड़े सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे अलावा और कोई बदतमीज इस क्लास में है भी नहीं। रावी तुरंत बोली, लेकिन मेरी गलती क्या है? अभिमन्यु भी थोड़े व्यंग भरे लहजे में बोला, क्या अभी भी तुम्हें जानना है कि तुम्हारी गलती क्या है? क्लास के बीच में तुम्हारी बकवास चल रही है। ये क्लास में तुम लोगों को पढ़ाने के लिए लगा रहा हूं, ना कि तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। रावी जल्दी से बोली, लेकिन मेरी गलती नहीं है, ये दोनों मुझे इरिटेट कर रही थी और मैं बस इनकी बातों का जवाब। अभिमन्यु ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, तुम क्लास से बाहर जा रही हो या फिर मैं आज भी किसी स्टूडेंट को कहूं जो तुम्हें क्लास से धक्के मारकर बाहर निकाले। उसकी बात सुनकर रावी की आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। वो अब थोड़ी तकलीफ भरी आवाज में बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू मी। अभिमन्यु तिरछा मुस्कुराया और अपने हाथों में पकड़ा चौक अपने हाथों में उछलते हुए बोला, यू कांट इवन इमेजिन मिस रावत व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कांट। उसकी वो धमकी सुनकर रावी को गुस्सा तो आ रहा था। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन क्लास के सामने कुछ बोलने का मतलब अभिमन्यु और भी ज्यादा उसकी इंसल्ट करेगा, इसलिए वो चुपचाप अपनी बुक्स उठाकर वहां से बाहर की तरफ चली गई। चारू और मिताली दोनों के चेहरे पर मायूसी और भी ज्यादा झलक गई। अभिमन्यु ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आपको भी क्लास से बाहर जाना है क्या? अगर शायद कोई और ये सवाल करता तो शायद चारू और मिताली दोनों हाँ बोल देती, लेकिन फिलहाल तो तुरंत उन दोनों ने अपना सिर ना में हिलाया। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दूसरी तरफ रावी सीधा कैंटीन एरिया की तरफ आई, क्योंकि इस वक्त उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो बहुत खाती थी। या तो गुस्से में वो कुछ भी नहीं खाती थी, और अगर खाने लगे तो इतना खा लेती थी कि बाद में उसका पेट दर्द होने लगता था, और अब भी उसके साथ यही होने वाला था। सामने टेबल पर बहुत कुछ रखा था, जिसमें नूडल्स, मंचूरियन, बर्गर, सैंडविच, पास्ता ये सब था, और वो ये सब खाए जा रही थी, वो भी बहुत तेज स्पीड में। तकरीबन 1 घंटा बीत गया था और अब लेक्चर खत्म हो चुका था। लेक्चर खत्म होते ही चारू और मिताली दोनों क्लास से बाहर निकली और सीधा कैंटीन एरिया की तरफ आई, क्योंकि वो जानती थी कि रावी पक्का वही होगी। और जैसे ही वो दोनों वहां आए, उनकी नज़र रावी पर गई तो अब उन दोनों के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो दोनों जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई और चारू रावी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज रावी, गुस्सा छोड़ देना। वो इंसान ही ऐसा है कि हमारी नज़र उस पर चली जाती है, लेकिन अगर तुझे बुरा लगता है तो हम पक्का उस इंसान को आगे से देखेंगे भी नहीं। मिताली भी झट से बोली, अगर तू कहेगी तो हम तेरे साथ डीन के ऑफिस में चलेंगे और जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि उसने पूरी क्लास में तेरी इंसल्ट की। उनकी बात सुनकर रावी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर जिस फोक से वो नूडल्स खा रही थी, उसने वो फोक कसकर अपने हाथों में पकड़ा और अगले ही पल उसे लेकर सीधा टीचर्स रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि एक लेक्चर लेने के बाद दूसरा लेक्चर टीचर्स के लिए फ्री होता था और वो उस टाइम टीचर्स रूम में होते थे। उसे यूं भागते हुए देख चारू और मिताली दोनों के होश उड़ चुके थे। मिताली तुरंत बोली, कहीं ऐसा ना हो कि डीन के ऑफिस में हमारे लिए ही कंप्लीट पहुंच जाए। चारू, मुझे तो लगता है अब हमारा इस कॉलेज से निकलने का वक्त आ गया। चारू भी जल्दी से बोली, यार मुझे तो खुद डर लग रहा है, पता नहीं वो रावी अब क्या ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ
रावी भागते हुए टीचर्स रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी सामने ही कॉरिडोर में उसे अभिमन्यु नजर आया, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे देखते हुए रावी ने वो फोक अपने हाथ में और भी ज्यादा कसकर पकड़ा और जल्दी से उसकी तरफ भागी। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन, चेरी रावत मैंशन वापस पहुंची तो वो सीधा अपने रूम में जाने लगी। धरा, जो उसके लिए ही परेशान हो रही थी, वो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, चेरी रुको, 1 मिनट रुको। ये बोलते हुए वो जल्दी से चेरी की तरफ बढ़ गई। उसकी आवाज सुनकर चेरी के कदम भी रुक गए थे। उसने पलटकर धरा की तरफ देखा। धरा उसके बिल्कुल पास आए और उसे गौर से देखने लगी। चेरी का चेहरा इस वक्त उतरा हुआ था। उसने चेरी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम ठीक तो हो ना? कल रात में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम आए ही नहीं। दिव्यांश भी घर पर नहीं था। तुम दोनों साथ थे क्या? चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, क्या आप नहीं जानती स्ट्रॉबेरी? धरा का दिल धक सा रह गया। उसने तुरंत अब चेरी का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बोली, आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें इंडिया बुलाकर ही गलती कर ली। मुझे तुम्हें इंडिया बुलाना ही नहीं चाहिए था। चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है स्ट्रॉबेरी। गलतफहमी में तो मैं थी कि अगर मैं इंडिया से दूर रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी। मुझे लगता था कि अगर मैं इंडिया आऊंगी तो चीजें खराब हो जाएगी। मुझे किसी की नफरत को फेस करना पड़ेगा, लेकिन क्यों करूं मैं किसी की नफरत को फेस? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसमें उसकी भी तो गलती है ना। और क्यों इंडिया में मैं खुश नहीं रह सकती? मैं यहाँ पर भी खुश रहूंगी। खुशियाँ जगह से नहीं लोगों से होती है। ये बात आपने मुझे समझाई थी, और अब मैं अपनी खुशियाँ खुद ढूंढूंगी। उन लोगों को ढूंढूंगी जिनसे मेरी खुशियाँ जुड़ी है, और उनके साथ रहूंगी। अगर किसी को मुझे नफरत करनी है तो बेशक से करें। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे से दिव्यांश अंदर की तरफ आया, जिसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन अब चेरी की बात सुनते हुए उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। चेरी एक बार फिर से बोली, अगर किसी को मुझसे नफरत करनी है तो बेशक से करें। मुझे अब किसी की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने लिए जीना है, अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से रहना है। ना ही किसी से कोई उम्मीद करनी है, और ना ही उन उम्मीदों के टूटने पर दुखी होना है। उसकी बातें सुनते हुए धरा को इतना तो समझ आ चुका था कि चेरी और दिव्यांश के बीच जो भी हुआ है वो काफी सीरियस हुआ है, इसीलिए चेरी इस तरह की बातें कर रही है। दिव्यांश अपनी पॉकेट में हाथ डाले आगे की तरफ आया और धरा की तरफ देखते हुए बोला, सुबह सुबह आपको कोई और काम नहीं होता क्या मॉम? ये जो आप इस तरह की बातें लेकर बैठ जाती हैं, अगर आप इतना ही फ्री है तो मेरे लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना दीजिए, ताकि मुझे भी फील हो कि आप मेरी भी मोम है। आपको लोगों के अलावा मेरी भी थोड़ी फिक्र है। उसकी बात सुनकर धरा गुस्से से बोली, तुम चेरी का दिल दुखाकर अच्छा नहीं कर रहे दिव्यांश, ये गलत बात है। चेरी तुरंत बोली, आपको मेरे लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है स्ट्रॉबेरी। अगर कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है तो मैं इनफ हूँ उस इंसान को फेस करने के लिए, अपने लिए बोलने के लिए। आपको मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल दिव्यांश थोड़ी सख्त आवाज से बोला, एग्जैक्टली मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ मोम। अगर किसी को किसी से कुछ कहना है तो वो खुद कह देगा ना, आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अगर आपको टेंशन लेनी है तो डैड की लीजिए ना, उनका ख्याल रखिए। बाकी सबकी अपनी लाइफ है, उन्हें अपनी लाइफ खुद देखने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनते हुए धरा का दिमाग खराब हो रहा था। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, क्या खाना है तुम्हें? दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, बनाएंगे आप या फिर किसी सर्वेंट से बनवाएंगी? धरा गुस्से से ही बोली, तुम्हें सिर्फ उस चीज से मतलब होना चाहिए, मैंने बनाया है या फिर किसी सर्वेंट ने, क्या ही फर्क पड़ता है? दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, बहुत फर्क पड़ता है, और अब बेशक से आप वो चीज बनाए या फिर किसी सर्वेंट से बनवाए, मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला गया और चेरी और धरा उसकी तरफ देखती रह गई। धरा चेरी की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम इंडिया से जाना चाहती हो तो मैं मिस्टर रावत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चेरी बोली, नहीं स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद देख लूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और अपना डिसीजन मैं आपको बता दूंगी। ट्रस्ट मी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप प्लीज मेरी टेंशन मत लीजिए। ये बोलकर उसने धरा का माथा चूम लिया और फिर जल्दी से अपने रूम में चली गई। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉलेज में जैसे ही रावी को अभिमन्यु कॉरिडोर में नजर आया, वो तुरंत भागते हुए उसकी तरफ आई।
अभिमन्यु इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो रावी को देख भी नहीं रहा था और अचानक ही अब रावी ने उसके पास आकर उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ा और अगले ही पल वो फोक सीधा उसके सीने पर चुभो दिया। अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गई। रावी ने वो फोक उसके सीने पर चुभोया हुआ था, लेकिन अब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में पकड़ा हुआ वो फोक टेढ़ा हो रहा है। उसने अभिमन्यु के सीने की तरफ देखा। अगर किसी भी इंसान के सीने पर इस तरह की कोई चीज चुभाई जाए तो वहां से खून बहेगा, लेकिन वहां पर तो खून की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। वही अभिमन्यु की नजरें उस पर गहरी थी। वो फोक उसके सीने पर चुभा जरूर, लेकिन उसके सीने पर लगने की बजाय वो फोक पूरा टेढ़ा हो चुका था और अब अभिमन्यु ने उसके हाथों से वो फोक लेकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। रावी उसकी तरफ देखती ही रह गई। अभिमन्यु तिरछा मुस्कुराया और बोला, नाइस अटेम्प्ट, लेकिन आइंदा कुछ अच्छा ट्राई करना मिस वाइन। उसकी बात सुनकर रावी गुस्से से बोली, हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? ये फोक भी आपकी तरह निकला, एकदम बेकार। जैसे ही उसने कहा, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरह नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह निकला, एकदम नाजुक। ये बोलते हुए उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया था। रावी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसके हाथ खुद ब खुद अभिमन्यु के सीने पर आ गए थे। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों तुम ऐसी हरकतें करती हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं मिस वाइन? कभी तुम क्लास में बदतमीजी करती हो, कभी मेरे सामने फालतू जुबान चलती हो, और अब तो तुमने हद ही कर दी। तुम ये फोक लेकर आए मुझे करने के लिए। उसकी बात सुनकर रावी गुस्से से बोली, मुझे छोड़िए। ये बोलते हुए उसने अभिमन्यु के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर धक्का देना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कमर को और भी ज्यादा कसकर जकड़ लिया और बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? अब तुमने गलती की है तो उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा ही। रावी दांत पीसते हुए बोली, अच्छा, आप मुझे पनिशमेंट देंगे? अब आप मुझे क्या पनिशमेंट देंगे मिस्टर अभिमन्यु खुराना? अब तो हमारी क्लास भी नहीं चल रही, तो क्या अब आप मुझे इस कॉलेज से बाहर निकालेंगे? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जब क्लास से बाहर निकाला तो तुम मिस रावी रावत थी, अब तो तुम मेरी मिस वाइन हो, अब तो पनिशमेंट अलग तरह की होगी। रावी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा और उसके होठों को हल्का सा सहलाते हुए बोला, यू नो वॉट, मुझे वाइन बहुत पसंद है। उसका इशारा समझकर रावी ने तुरंत अपना हाथ अपने चेहरे से हटाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ हटाया, अभिमन्यु ने तुरंत उसकी ही कलाई को कसकर पकड़ लिया और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अब रावी पूरी तरह से उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी और अभिमन्यु की इंटेंस नजरें रावी के होठों पर थी, जिन्हें देखते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा अपनी जीभ से लिक किया। रावी का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। नेशनल कॉलेज में रावी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी, जिसकी नजरें रावी के होठों पर थीं। वो रावी के होठों को देखते हुए अपने होठों को हल्का हल्का लिख रहा था। उसे ऐसा करते देख रावी को डर लगने लगा। वहीं अभिमन्यु ने अब अपने होठों को बिल्कुल रावी के होठों के करीब किया और अगले ही पल उसे किस करने लगा। रावी एकदम शॉक्ड रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का उसे किस कर रहा है। ये उसका फर्स्ट टाइम था। आज तक उसने कभी किसी लड़के को इतना करीब आने नहीं दिया था। बेशक वो जितनी मर्जी फ्रैंक थी और उसे अपनी जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन उसने कभी किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। हजारों प्रपोजल्स आने के बावजूद भी वो किसी के लिए नहीं मानी, पर ये ऐसा प्रपोज था जो उसने एक सेकंड में भी नहीं किया, लेकिन सामने वाला उस पर राइट क्लेम कर रहा था। अभिमन्यु ने अब उसके दोनों हाथों को छोड़ दिया। अपने हाथ छूटते ही रावी ने राहत की एक सांस ली। वही अभिमन्यु ने अपना एक हाथ रावी की कमर पर रखा और दूसरा उसके सिर के पीछे। रावी के हाथ भी तुरंत अभिमन्यु के सीने पर आ गए थे। उसने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो उसे खुद से अलग करने के लिए धक्का नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी शर्ट को और भी ज्यादा कसती जा रही थी। अभिमन्यु ने लगभग 1 मिनट तक उसे सॉफ्टली किस किया और फिर उसे छोड़ दिया। रावी हक्की बक्की रह गई। उसे अभिमन्यु का टेस्ट अपने होठों पर महसूस हो रहा था। अभिमन्यु की गहरी नजरें भी उस पर थी, इतने में ही रावी के होंठ गुलाबी हो गए थे। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, हाउ डेयर यू। ये कहते हुए उसने जैसे ही अपना हाथ अभिमन्यु पर उठाना चाहा, अभिमन्यु ने तुरंत उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और अगले ही पल मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दी। वो उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, एक पनिशमेंट से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या मिस वाइन? जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा पनिशमेंट दूं, पर इतना बता दूं कि अब जो तुम गलती करने जा रही थी ना, उसकी पनिशमेंट सिर्फ इतनी नहीं होगी। रावी गुस्से से बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना आप मेरे प्रोफेसर हैं,
इसलिए आप मुझे कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये पनिशमेंट नहीं थी। आप मेरे इतने करीब नहीं आ सकते। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु बोला, एक बार पहले भी बोल चुका हूँ मैं तुमसे मिस वाइन कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसका अंदाज़ा न तुम्हें है और ना कभी हो सकता है। मैंने तुम्हें जो पनिशमेंट देनी थी वो मैंने दे दी। बेटर होगा कि तुम अपनी बाकी की क्लास अटेंड करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मिस वाइन स्टडी में पीछे रह जाए। रावी गुस्से से बोली, आपको पता है आप जिस कॉलेज के प्रोफेसर हैं ना, मेरे डैड उसके चेयरमैन हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे आपको इस कॉलेज से बाहर करवाने में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु ने फिर से उसकी बात काट दी और बोला, तो मुझे धमकी दे रही हो मिस वाइन? ओके फाइन, जो तुमसे हो सकता है कर लो। अगर तुम अपने डैड से कहकर मुझे इस कॉलेज से बाहर निकलवा सकती हो तो आई प्रॉमिस मिस वाइन, मैं सिर्फ इस कॉलेज से नहीं बल्कि इस शहर से भी चला जाऊंगा। और यू नो वॉट, अभिमन्यु खुराना इस शहर का कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। जाकर विकिपीडिया पर चेक करन, वो चीज़ क्या है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। रावी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर खड़ी चारू और मिताली तो बस अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी थी। वो दोनों तब से वहां खड़ी थी जब से अभिमन्यु रावी को किस कर रहा था। वो उन दोनों को बेशर्मी से देख रही थी, जैसे उनके सामने कोई मूवी चल रही हो। वैसे भी वो सीन किसी मूवी से कम नहीं था। अब रावी की नज़र उन दोनों पर गई और उन दोनों को देखते ही उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से लाल होती हुई उनके पास आए और बोली, आई जस्ट हेट यू बोथ ऑफ यू। आइंदा तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये कहकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ चली गई। अब उसे कॉलेज में रहना ही नहीं था। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से जाने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका रास्ता रोका। वो कोई और नहीं बल्कि वहां का एक गार्ड था जो काफी सीनियर था। रावी ने गाड़ी का विंडो नीचे किया और बोली, क्या है, रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरा? ये बोलते हुए वो काफी फ्रस्ट्रेट नजर आ रही थी। गार्ड तुरंत बोला, एक्चुअली अब इस कॉलेज का रूल बन गया है कि जो स्टूडेंट भी कॉलेज के अंदर आएगा वो टाइम ओवर होने से पहले बाहर नहीं जा सकता। रावी गुस्से से बोली, और किस बेवकूफ़ ने ये रूल बनाए? गार्ड ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन शायद कोई अभिमन्यु खुराना आए हैं कॉलेज में, उनकी वजह से ये रूल चेंज हुआ है। उसकी बात सुनकर चेरी ने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और बोली, आई जस्ट हेट यू अभिमन्यु खुराना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सच बता रही हूँ, अगर मैंने तुम्हारा कचूमर नहीं निकाल दिया तो मैं भी रावी रावत नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा झलकने लगा। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन में चेरी इस वक्त अपने रूम में थी। वो अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकली थी और इस वक्त उसने अपनी बॉडी पर एक टॉवल लपेटा हुआ था और वो रूम में अकेली थी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और साथ ही साथ उसने दरवाज़ा अच्छे से लॉक भी किया हुआ था। वो अपनी क्लोजेट की तरफ जा ही रही थी कि तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन की तरफ आकर देखा तो उस पर कार्तिक का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से कार्तिक की आवाज़ आई, थैंक गॉड तुमने मेरा फ़ोन रिसीव किया चेरी, आई वॉज सो वरीड फॉर यू, आई मीन मुझे तुम्हारी सच में बहुत टेंशन हो रही थी, कल रात तुम मुझसे मिलने नहीं आई। इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं जानता हूँ कि इतनी आसानी से हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बेशक से हम दोनों का रिश्ता हो गया है, बट तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना, तुम मुझे एक रिप्लाई ही कर देती। अभी वो बोल ही रहा था कि सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। कार्तिक हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखता रह गया और वहीं अपने रूम में खड़ी चेरी हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रही थी जिसने उसके हाथों से फ़ोन छीन लिया था। कार्तिक ने जो कुछ भी कहा वो चेरी ने तो सुना ही नहीं था, वो सिर्फ दिव्यांश ने सुना था और अब वो कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। चेरी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा फ़ोन वापस दीजिए, मुझे मिस्टर कार्तिक से बात करनी है। और आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे रूम में आने की, और आप यहाँ अंदर आए कैसे? मैंने तो रूम लॉक किया था। दिव्यांश इंटेंस स्माइल के साथ बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है रेड की ऐसी कोई जगह है जहाँ मैं जाना चाहूँ लेकिन जा ना पाऊँ? चेरी गुस्से से बोली, और उम्मीद ही क्या की जा सकती है आपसे मिस्टर दिव्यांश रावत। जो लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकता है उसके लिए किसी की परमिशन क्या ही मायने रखेगी। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। आप वो चैलेंज भूल गए क्या मिस्टर दिव्यांश रावत जो आपने एक्सेप्ट किया है?
मैंने कहा था आपसे कि मैं खुद को आपसे दूर रखूंगी और आपने कहा था कि मैं खुद आपके करीब आऊंगी, तो अब मैं तो आपके करीब नहीं आए, आप खुद मेरे रूम में आए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? अब आपको क्या चाहिए? आई थिंक आपका मूड कर रहा होगा, आपको कुछ चाहिए होगा। फिजिकल नीड हो रही होगी मेरी, जो शायद आपकी होने वाली बीवी पूरी नहीं कर सकती। तो ओके फाइन, लीजिए, आपको जो मेरे साथ करना है कीजिए। ये बोलकर उसने अपने टॉवल की गांठ खोल दी, तो वो पूरी तरह से अब दिव्यांश के सामने थी। और उसे यूं देखते हुए दिव्यांश की नजरें उस पर गहरी हो चुकी थीं। उसके चेहरे की नसें तन गई थीं। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और चेरी को देखता रहा। वही चेरी उसे शांत देखकर तुरंत बोली, क्या हुआ मिस्टर दिव्यांश रावत? अब आपने खुद को रोक क्यों रखा है? अब आपको आपकी फिजिकल नीड महसूस नहीं हो रही क्या? अब आप मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहेंगे? वेल, शायद आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बैग पर चलते हैं। आपको मेरे साथ जो करना होगा आराम से कीजिएगा। मुझे आपको सैटिस्फाई करना होगा ना? डोंट वरी, मैं सब अच्छे से करूँगी। ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे बैग की तरफ ले जाने लगी, लेकिन दिव्यांश को हिलाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब दिव्यांश ने नीचे गिरा हुआ टॉवल उठाया और उठाकर चेरी पर लपेटने लगा। चेरी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। इस वक्त उसे रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों को कंट्रोल कर रखा था। पर किसी भी वक्त उसका कंट्रोल छूट सकता था। दिव्यांश ने वो टॉवल उसकी बॉडी पर लपेटते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, रेड। और मैं कभी कुछ भूलता भी नहीं हूँ, और ना ही कभी किसी और को कुछ भूलने देता हूँ। उसकी बात सुनते हुए चेरी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे फिजिकल नीड्स होती है, बहुत होती है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करना भी जानता हूँ। और मेरी नीड्स मेरे मूड के हिसाब से होती है, किसी और के हिसाब से नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें कहा कि मेरा मूड किसी और चीज़ का है, लेकिन मैंने इंटीमेसी के बारे में तो नहीं कहा। इनका ख्याल तो तुम्हारे दिमाग में आया। अब तुम ये सब सोचती रहती हो, तो इसमें मेरी क्या गलती? वेल, मेरा मूड था पार्टी में जाने का, आज रात क्लब 19 जिसके लिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था। चेरी गुस्से से बोली, मुझे आपके साथ किसी पार्टी में नहीं जाना। इनफैक्ट, मुझे तो आपके पास भी नहीं रहना, आपसे दूर रहना है। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, वो तो पता चलेगा, रेड, कौन पार्टी में जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन मुझसे दूर रहेगा और कौन मेरे करीब आएगा, बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये बोलते हुए उसने चेरी की गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। चेरी को जैसे ही उसका हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ, एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस वक्त उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो बस दिव्यांश को खुद से दूर कर देना चाहती थी। दिव्यांश अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल उसने चेरी की गर्दन पर झुकना शुरू कर दिया। चेरी को अब और भी ज्यादा गंदा फील होने लगा। उसकी मुठ्ठियां कस चुकी थीं और फिर दिव्यांश के होंठ उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुए। वो जैसे ही दिव्यांश की चेस्ट पर हाथ रखकर उसे खुद से अलग करने लगी, दिव्यांश खुद ही उसकी गर्दन पर हल्का सा चूमकर उससे अलग हो गया। वो डेविल स्माइल के साथ वो बोला, आज रात क्लब में मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। चेरी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो खुद से ही बोली, मैं आपके करीब नहीं आऊंगी मिस्टर दिव्यांश रावत। बेशक कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके करीब नहीं आऊंगी, क्योंकि आप मेरे वो एवोकाडो हैं ही नहीं जिनके करीब मैं जाना चाहती थी। आप तो कुछ और ही हैं। इतने सालों में आप सिर्फ बदले नहीं, बहुत बदल गए हैं। आप मेरे एवोकाडो से दिव्यांश रावत बन गए हैं, जो मुझे नहीं चाहिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आखिरकार आंसू बह ही गए। अंडरस्कोर